क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का। तो राजस्थान बोर्ड का क्लास 10th का पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन के अवयव क्या होते हैं। कितने होते हैं संतुलित भोजन के अवयव, आप बता सकते हैं? संतुलित भोजन के अवयव 7 होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमने देखा था कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण का मतलब होता है जब संतुलित भोजन, यानी कि जो हम भोजन हम करते हैं उसमें 7 अवयव होते हैं, उन 7 अवयव में से अगर हम कोई भी एक अवयव नहीं लेते हैं लंबे समय तक भोजन में, उसे कुपोषण कहते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में 3 प्रकार के कुपोषण दिए हुए हैं। हमारे इस चैप्टर में कितने कुपोषण दिए हुए हैं? 3 प्रकार के कुपोषण दिए हुए हैं, जिसमें से पहला जो था विटामिन कुपोषण था। विटामिन कुपोषण हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसमें क्या देखा था हमने कि विटामिन होता है, आपका विटामिन ए होता है, बी सी डी ई और विटामिन के होता है। तो इसमें से हमने विटामिन ए में देखा था रतौंधी होता है, विटामिन सी में स्कर्बी होता है, बी में बेरी बेरी होता है, विटामिन बी के भी कई सारे भाग थे, विटामिन B1, B2, B3 एंड सो ऑन। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हमारे 2 कुपोषण और बचे थे। वो 2 कुपोषण कौन कौन से थे? प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। विटामिन कुपोषण हो चुका है हमारा, इसके बाद आता है प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है हमारा वो है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? आप लंबे समय तक अपने भोजन में अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं या जितनी आवश्यकता है उतना प्रोटीन नहीं लेते हैं तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन कुपोषण जो होता है, जैसे हमने उस दिन देखा था कि विटामिन जो कुपोषण होता है तो उसमें विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं। वो रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, वो सब हमने देखा था। तो इसमें क्या देखेंगे कि जो प्रोटीन कुपोषण होता है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, किसकी कमी से होते हैं, ऑफकोर्स वो प्रोटीन की कमी से ही होते हैं, और उसके क्या लक्षण है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला है कि प्रोटीन कुपोषण में कौन सा रोग होता है? क्वाशी और कोर। ये वाला जो रोग है न केवल 10th के हिसाब से बल्कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वाशी और कोर जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है। आपको ऑप्शन में दे देंगे प्रोटीन की कमी से, खनिज की कमी से, विटामिन की कमी से एंड सो ऑन। तो क्वाशी और कोर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा पीली और शुष्क हो जाती है। यानी कि आपने देखा कि आप लोग रजिस्टर रख के बैठे हैं ना, आप नोट्स लिख रहे हैं ना, तो आप लिखते रहिए, क्योंकि आप नोट्स लिखेंगे तभी आपको बाद में याद रहेगा। तो क्या है कि क्वाशी और को रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा। देखो, भूख नहीं लगती है मतलब वो ज्यादा खाना नहीं खा रहा है, ये बीमारी के वजह से पेट फूल जाता है, और स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है। इसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको प्रोटीन की कमी जब होती है शरीर में, जब उनको पूरी तरह से पर्याप्त खाना तो मिलता है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा पेट मोटा हो जाता है, उनको एकदम ऐसे लटक जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। दूसरा रोग है जो प्रोटीन के कुपोषण से होता है, वो होता है मेरिस्मस रोग। मेरिस्मस रोग क्या होता है? जो प्रोटीन की कमी से नहीं होता, केवल प्रोटीन की कमी से जो होता है वो तो क्वाशी और कोर होता है। ये प्रोटीन के साथ साथ अगर ऊर्जा की कमी आए तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इसे पूछ लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशी और कोर, और प्रोटीन और ऊर्जा दोनों जब एक साथ नहीं मिलते हैं तो उसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मैरिस्मस रोग। मैरिस्मस रोग में शरीर दुर्बल हो जाता है। दुर्बल शरीर यहाँ भी होता है, यहाँ भी, बस यहाँ पेट फूल जाता है, हाथ पैर एकदम पतले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पेट भी पतला हो जाता है, हाथ पैर भी एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, आंखें धस जाती हैं, पीली हो जाती हैं, बिल्कुल पूरी तरह से एकदम कमजोर, बीमार सा, भूखमरी टाइप जो बच्चा दिखाई देता है, उस तरह के बच्चे यहाँ पे प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से दिखाई देते हैं। अगला है हमारा खनिज कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण हो गया, प्रोटीन कुपोषण हो गया, अगला है हमारा खनिज कुपोषण। तो खनिज क्या होते हैं? पहले तो खनिज कैसे लिए जाते हैं भोजन में, मैं बताती हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ में कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि लोह, सोडियम,
पोटेशियम, ये सब चीजें आपके खाने के साथ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि खनिज आपको लेना है तो कोई धातु आपको लेना पड़ेगा, खाने के अंदर धातुएं नहीं खाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है, खाना जब आप खाते हो तो खाने के अंदर अपने आप ही कुछ यौगिक होते हैं, उन यौगिकों के माध्यम से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब आपके शरीर में चले जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां, कहते हैं ना हरे पत्तेदार सब्जियां खाओगे तो आपको आयरन मिलेगा, बॉडी को आयरन यानी लोह तत्व मिलेगा। तो आयरन कैसे मिलेगा कि हरे पत्तेदार सब्जी के अंदर आयरन कंटेंट होता है, मतलब आयरन होता है, उसके अंदर लोह तत्व होता है। तो जब आप वो खाओगे तो आपके शरीर को लोह तत्व मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, जो खनिज कुपोषण है वो कई प्रकार के खनिज होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। मेन ये 6 होते हैं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 खनिज होते हैं। पहला हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयरन भी कहते हैं इसको, लोह भी कहते हैं, और आयोडीन। यानी कि ये जो 6 खनिज हैं वो सर्वाधिक आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। टोटल 13 होते हैं। 13 में से कुछ माइनर है जिनकी अल्प मात्रा आपके शरीर को जरूरत होती है, लेकिन ये जो 6 खनिज मैंने यहाँ लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका तो बराबर एक अमाउंट, एक हिस्सा होता है जो आपके शरीर में जाना ही चाहिए। तो सोडियम है जैसे, तो सोडियम आपको मिलेगा कैसे, मिलेगा ऐसे कि जब आप नमक खाते हैं, सादा नमक, व्हाइट वाला, सफेद वाला, उस नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है। आपको याद होगा कि नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, राइट। तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो वहां से हमको क्या मिल गया, सोडियम। तो याद कैसे रहेगा कि नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड है तो वहां से हमको सोडियम मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नमक। नमक से मिलता है साथ में समुद्री भोजन। अब समुद्री भोजन से कैसे मिलता है, नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से। तो समुद्र में जो मछलियां होती हैं उनके शरीर में लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो वहीं का पानी उनके बॉडी के अंदर जाता है, पूरे टाइम उसी माहौल में रहती हैं वो समुद्र के अंदर, तो वहां से काफी सारे लवण उनके शरीर में चले जाते हैं। तो उसके वजह से जो समुद्री भोजन यानी कि समुद्री मछलियां जो होती हैं वो लोग जो खाते हैं और नमक जो लेते हैं उनसे आपके सोडियम की पूर्ति हो जाती है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं नमक से उनकी पूर्ति हो जाती है। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम भी सॉल्ट ही है, नमक लवण ही है, जैसे सोडियम है आपका, सेम पोटेशियम है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों आपको नमक, समुद्री भोजन से मिल जाता है। पोटेशियम लगभग सभी खाने में आपके में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सभी लिखा हुआ है। साथ में अगर फिर भी आप कुछ स्पेशल नाम लिखना चाहते हैं तो केला, केले के अंदर एक प्रचुर मात्रा में पोटेशियम आपको मिल जाता है। सोडियम और पोटेशियम आपको नमक और समुद्री भोजन से मिलता है, पोटेशियम स्पेशली थोड़ा केले में ज्यादा होता है। ये दोनों का काम क्या होता है शरीर में, इन दोनों का काम होता है कि आपके पूरे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां है, तंत्रिका है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे दबाया तो ये मुझे महसूस होगा, तो ये महसूस करने के लिए जो कोशिकाएं काम करती हैं ये हम आगामी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये जैसे मैंने यहाँ पिंच किया तो यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है कि मैंने पिंच किया, मुझे दर्द हुआ, तो ये फीलिंग मुझे कैसे पता चली, वो मुझे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पता चली। तो वो तंत्रिका तंत्र काम करने के लिए हमें सोडियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। तो सोचिए कितना जरूरी है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम नहीं लेंगे तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि तंत्रिकी आवेश और मांसपेशियों का संतुलन है वो नहीं करेगा। आपने कभी कुछ लोगों को देखा होगा कि वो नॉर्मली बैठे भी है ना तो भी उनके हाथ लगातार कांपते रहते हैं, ऐसा अक्सर थोड़ा सा ज्यादा उम्र वाले लोग होते हैं उनमें होता है। तो जनरली वो बैठे भी हैं तो भी उनके हाथ कांपते रहते हैं, क्योंकि शरीर में सोडियम या पोटेशियम की कमी हो जाती है जिसके वजह से उनके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये दोनों की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना होता है, सोडियम और पोटेशियम खाने के अंदर लेना होता है। अगला है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम तो बहुत सुनते हैं, टीवी में ऐड भी देखा होगा आपने कि कैल्शियम हमें किससे मिलता है, दूध से मिलता है। वो कहता है ना, बच्चे कहते हैं कि मामा कहती है कि कैल्शियम मिलेगा आपको दूध पीने से, तो वो दूध पीने से कैल्शियम कैसे मिलेगा, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसमें आपकी हड्डियां हैं, दांत हैं, है ना। तो ये हड्डियों के लिए और दांत के लिए जरूरी होता है दूध, यानी कि कैल्शियम उससे मिलता है आपके शरीर को। दूसरा, हड्डियों का टूटना। यदि कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, मैंने एक्चुअली दोनों यहाँ एक साथ ही लिख दिया है कि इससे क्या मजबूत होते हैं, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हड्डियां टूटेंगी और दांत कमजोर हो जाएंगे। इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस आपको बाजरा युक्त जो भोजन होता है, यकृत क्या होता है,
लिवर, जो नॉनवेज खाते हैं उसमें जो लिवर होता है उसके अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है। अगेन याद रखने के लिए जैसे हमने बोला सोडियम और पोटेशियम दोनों तंत्रिकीय आवेश और मांसपेशीय संतुलन को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डी और दांतों को मजबूत करते हैं। यानी कि अगर फास्फोरस भी शरीर में कम होगा तो हड्डियों का टूटना या हड्डियों का कमजोर होना यहाँ पे बीमारी बन जाएगी। अगला है आयरन। आयरन हो गया हमारा। आयरन हमारे शरीर में क्या काम करता है और किससे मिलता है देखते हैं। आयरन हमें मिलता है बाजरे से, ठीक है, मांस या बाजरे से मिलता है। आपकी बुक में कई सारे और दिए हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप दो दो भी याद करते हैं तो चलेगा। मैंने यहाँ पे केवल वो लिखी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मांस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा ये रक्त के द्वारा कंट्रोल होती है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे कंट्रोल होता है, आयरन से, क्योंकि अगर आपके शरीर में आयरन नहीं होगी तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। अच्छा, ये क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो ये सारी चीजें अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रही हैं या याद करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आगामी चैप्टर में ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अभी जस्ट देख लीजिए, जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पुराना जब रिवीजन करेंगे पहला चैप्टर तो आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा आयरन, आयरन की बात कर रहे हैं। तो आयरन हमें मिलता है बाजरे से और मांस से, जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा या कम बनेगा, जिसके कारण रक्तहीनता की बीमारी हो सकती है। अगला है हमारा आयोडीन। आयोडीन हमें काला नमक या सादा नमक में मिलता है। एड में देखा होगा आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक। नमक तो NaCl होता है, सोडियम मिलता है, लेकिन उसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है ताकि आपके शरीर में आयोडीन की कमी न हो। तो आपको ये आयोडीन नमक से मिल जाता है, नेचुरली आपको काले नमक में मिल जाता है, समुद्री भोजन में वही लवण वाली बात है, समुद्री भोजन से भी आपको आयोडीन मिल जाता है। आयोडीन किस चीज के लिए जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए मतलब आपका जो गला होता है, गले के दोनों ओर दो ग्रंथियां होती हैं, मतलब एक ही ग्रंथि होती है, थोड़ा दोनों साइड होती है, तो वो होती है थायराइड ग्रंथि। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये होती है थायराइड ग्रंथि। और वो थायराइड ग्रंथि वहां से कुछ हार्मोन निकालती है, उन हार्मोनों को संतुलित करने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो वो जो हार्मोन वहां से निकल रहा है वो हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाएगी और उसके वजह से घेंगा रोग हो जाएगा, यानी गला बहुत मोटा हो जाता है, लटक जाता है, उसे घेंगा रोग कहते हैं। तो आयोडीन अगर नहीं लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और ये हार्मोन के वजह से घेंगा रोग हो जाता है। तो ये था हमारा, एक क्विक रिवीजन करते हैं। विटामिन का लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रोटीन और खनिज यहाँ पे है, ये बीमारियों के नाम है, आप ऊपर बीमारी लिख लीजिएगा, क्वाशियोरकोर और मैरिस्मस। ये केवल प्रोटीन की कमी से, ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से, और इसके यहाँ पे लक्षण लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे लक्षण लिख लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो गया खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में 6 प्रकार के खनिज हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं वो जगह लिखी हुई है और ये क्या कार्य करते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो इनसे होने वाली बीमारियां लिखी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, जल। देखिए, जल पढ़ाने की जरूरत क्या है, क्योंकि पानी अगेन जैसे भोजन था, भोजन में क्या किया हम लोगों ने, भोजन पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भोजन तो हम रोज करते ही हैं, उसके बारे में जानना। अब आपको पता चला भोजन के बारे में जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं थे कि इस भोजन के अंदर प्रोटीन है या नहीं, इस भोजन के अंदर खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, तो हमने सिर्फ भोजन किया, उसके बारे में जानने की ज्यादा महसूस कभी किया नहीं। लेकिन ऐसे ही जल है, तो जल हम पीते जरूर हैं, लेकिन जल कितना पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, क्या फायदे हैं, जल नहीं पीने से क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। ये वाला पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पढ़ाते वक्त बताऊंगी कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जल हम पीते हैं तो सिर्फ जल का पीना पर्याप्त नहीं है, ठीक है, जल ही जीवन है, बिना जल के हम जिंदा भी नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। तो जल क्यों जरूरी है, तो जल जरूरी है, लेकिन जल के गुण क्या होने चाहिए, जल के गुण क्या होने चाहिए कि जल में सूक्ष्म कण और वनस्पति नहीं होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे।
जल के गुण होते हैं, शुद्ध जल के गुण होते हैं कि उसमें सूक्ष्म कण, ये वो वाले कण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ कचरा है, पत्तियां वत्तियां गिर गई हैं या कुछ कचरा गिर गया है जो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो आपके वो उस तरह के सूक्ष्म कण आपके जल में नहीं होने चाहिए। वनस्पति नहीं होना चाहिए। जीवाणु और विषाणु, बहुत छोटे कीटाणु जिनको हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दिखाई नहीं देते ऐसे सूक्ष्म कण यानी कि जीवाणु और विषाणु भी आपके जल में नहीं होने चाहिए। क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जब आपके शरीर में प्रवेश करेंगे जल के माध्यम से तो वो कई प्रकार की बीमारियां वहां पे पैदा कर देंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, देखते जाइए। पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच संतुलित होने का क्या मतलब है कि जो जल आप ले रहे हैं ना ही वो अम्लीय होना चाहिए और ना ही वो क्षारीय होना चाहिए। मुझे पता है पीएच आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप पीएच बस याद कर लीजिए कि पीएच संतुलित होना चाहिए। ये हम सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि पीएच होता क्या है। मैं कह रही हूँ आप आगे का जब पढ़ते जाएंगे तो आप जब जैसे ही वापस का ये रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। तो पीएच संतुलित होना चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय होना चाहिए। अम्लीय भी नहीं होना चाहिए और क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद है उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घुली होनी चाहिए। हम नहीं घुलते हैं, नेचुरली होता है, उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घुली होनी चाहिए। तो ये सब इसके गुण होते हैं, 4 गुण। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है शुद्ध जल के लक्षण या साफ जल के लक्षण लिखिए, गुण लिखिए, तो आपको डायरेक्ट ये 4 पॉइंट लिखने हैं। सूक्ष्म कण नहीं होना चाहिए, जीवाणु या विषाणु नहीं होने चाहिए, पीएच संतुलित होना चाहिए और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उसके अंदर घुली होनी चाहिए। अब जल की आवश्यकता क्यों होती है? ऑफ कोर्स जब हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि वो हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है तो हम उसके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं देंगे कि भाई वो हमारे लिए क्यों जरूरत है। जैसे हमें पता चला कि भाई प्रोटीन हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं अगर नहीं होगा। तो सिमिलरली जल की क्या आवश्यकता है वो हम यहाँ देखते हैं। देखो, जल से चुस्ती व ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब आप थक जाते हैं तो आके क्या कहते हैं, सबसे पहले 1 गिलास पानी पी के फिर काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद थकान नहीं होती है, रेशों की मात्रा संतुलित होती है। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि हमारे 7 अवयव खाने में आवश्यक होते हैं, उसमें से लास्ट वाला था रेशा। तो रेशों की मात्रा संतुलित करता है बॉडी में, इसलिए जल की आवश्यकता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से आगे के कई सारे पॉइंट कवर होते हैं। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि जब बाहर से कीटाणु अटैक करते हैं या कोई बीमारी हमारे बॉडी पे अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो ये उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है जल, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब देखिए, अगर ये रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा तो रोग हो गया मोटापा, क्योंकि ये मोटापा इसलिए भी होता है कि वसा को गला देता है, तो मोटापा घट जाता है इससे, यानी कि मोटापा नहीं होता है। एलर्जी, एलर्जी भी रोग है, तो एलर्जी की संभावनाएं कम होती हैं। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है, जो फेफड़े होते हैं उनमें संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण मतलब एक बीमारी टाइप का, यानी कि कुछ फंगस वंगस टाइप हो जाती है, तो संक्रमण नहीं होता है, यानी फेफड़ों की बीमारी नहीं होती है। सिंपली याद रख सकते हैं, फेफड़ों की बीमारी नहीं होती है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। पथरी की संभावना कम होती है, कुछ जमता नहीं ना किडनी में, निकल जाता है, तो उसकी संभावना कम होती है। सर्दी जुकाम कम होते हैं क्योंकि आगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर ये सारे पॉइंट काउंट कर लिए जा सकते हैं कि भाई आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई, तो आपको मोटापा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, फेफड़ों में संक्रमण नहीं होगा, पथरी नहीं होगी और साथ में सर्दी जुकाम भी कम होंगे। तो ये सारा हो गया शरीर में जल की आवश्यकता। अब देखो, अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लेते हैं कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल नहीं लेते हैं तो क्या होगा, तो आप इनका उल्टा भी लिख सकते हैं कि भाई अगर हम जल नहीं लेंगे तो हमें आलस आएगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी, थकान महसूस होगी, हाँ, फिर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और ये सब बीमारियां होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी देखिए इसमें क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव है कि बीमारियां, अगेन वही बीमारियां हो जाएंगी, जैसे हैजा पेचिस। ये हैजा पेचिस एक्चुअली पानी कम पीने के वजह से नहीं होता है,
ये गंदा पानी पीने के वजह से होता है। कि अगर हम पानी, साफ पानी, जो कि हमने यहाँ देखा था, साफ पानी का मतलब क्या है कि साफ पानी में ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें नहीं है, पानी साफ नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, तो फिर आपको बीमारी होती है। कौन सी? हैजा हो सकती है, पैचिस हो सकता है, संक्रामक रोग जैसे कि हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये सारी बीमारियां गंदे पानी के पीने से हो सकती हैं। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे हाईलाइट करके लिख लीजिए कि अगर आपका पानी गंदा है तो नारू रोग हो सकता है। नारू एक प्रकार का कृमि होता है जो पानी जब आप पीते हैं गंदा, उसके साथ आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब नारू जब आपके शरीर के अंदर चला गया तो शरीर में जाके आपके शरीर को अंदर से खराब कर देता है, खोखला कर देता है। तो ये होता है। इस नारू को वैज्ञानिक भाषा में, या इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस, है ना। इसका एक और नाम होता है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। मेडिनेंसिस ये एक्चुअली वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम कैसे लिखे जाते हैं ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो और नहीं तो हम आगे की क्लासेस में देख लेंगे, ठीक है। तो ये है नारू रोग, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। और दूसरा ये है कि नारू रोग उन्मूलन के लिए सन 2000 में इन लोगों ने इसको रोकथाम के इसके उपाय किए थे कि नारू रोग ना फैले। ये राजस्थान में बहुत फैलता है, तो राजस्थान में रोकथाम के लिए सन 2000 में इस पे उन्मूलन के लिए इसके कार्यक्रम चलाए गए थे। और 2000 के बाद से आज तक ज्यादा केसेस नहीं आए हैं नारू रोग को लेके। इसके पहले ये बीमारी बहुत ज्यादा राजस्थान में देखी जाती थी। और एक दिन में हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो आज से आप लोग भी कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पियेंगे एवरीडे। खूब सारे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे और साथ में ये सब लिख के लर्न करेंगे, ठीक है। आप ये सब लिख लीजिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। आपको कोई भी कोचिंग या ट्यूशन के लिए जरूरत नहीं है विज्ञान की। अगर आप सारे वीडियोस मेरे फॉलो करते हैं तो आपको सारे नोट्स और सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो। हाँ, एक बात रह गई थी, वो मुझे अभी क्लियर कर देने दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, जो 10th क्लास में है वो एक ये वाला प्रश्न बहुत पूछते हैं कि नारू रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है। और RAS में देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि ये आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं। RAS में एक प्रश्न पूछा गया था कि गंदा पानी पीने से, अशुद्ध जल पीने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। उन्होंने दिया था हैजा नहीं होता है, कोलेरा नहीं होता है, पीलिया नहीं होता है ये सब तो ना। एक दिया हुआ था हेपेटाइटिस बी। देखिए मैंने यहाँ हेपेटाइटिस बी नहीं लिखा है, तो हेपेटाइटिस बी गंदे पानी से नहीं होता है। बाकी आपका हैजा, कोलेरा और पीलिया ये तीनों गंदे पानी से होते हैं। तो देखिए आपका 10th क्लास का कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।